आज़ादी के 77 साल के बाद भी ये सवाल भारत की राजनीति में हमेशा चर्चा का विषय रहा है कि बापू ने देश की बागडोर सौंपने के लिए नेहरू को ही क्यों चुना। इसका कारण जानने के लिए हमें ब्रिटिश हुकूमत के अंतिम वर्षों की राजनीति और गांधी के साथ नेहरू और पटेल के रिश्तों की बारीकियों को समझना होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत की पहली भारतीय सरकार के अंतरिम प्रधानमंत्री होते अगर महात्मा गांधी कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप न करते तो। देश उस वक्त बेहद नाजुक दौर से गुजर रहा था। जिस समय भारत को आज़ादी मिली तब पटेल 71 वर्ष के थे, जबकि नेहरू केवल 56 वर्ष के। उधर जिन्ना पाकिस्तान की जिद पर अड़े थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस को अंतरिम सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया था। कांग्रेस चाहती थी कि देश की बागडोर पटेल के हाथों में सौंपी जाए, क्योंकि पटेल राजनीति मोलभाव अच्छे से कर सकते थे। लेकिन गांधी ने नेहरू को चुना। राजेंद्र प्रसाद जैसे कुछ कांग्रेसी नेताओं ने इस बात पर जरूर खुलकर कहा कि गांधी जी ने नेहरू के लिए अपने एक योग्य साथी का बलिदान कर दिया, लेकिन ज्यादातर कांग्रेसी शांत रहे। जब नेहरू और गांधी की मुलाकात हुई, उससे पहले से ही वल्लभ भाई पटेल गांधी को जानते थे। वल्लभ भाई पटेल के पिता जेबर भाई ने 1857 के विद्रोह में हिस्सा लिया था। तब वे 3 साल तक घर से गायब रहे थे। 1857 के विद्रोह के 12 साल बाद गांधी जी का जन्म हुआ और गांधी जी के जन्म के ठीक 6 साल बाद यानी 31 अक्टूबर 1875 में पटेल का जन्म हुआ। पटेल गांधी से केवल 6 साल छोटे थे, जबकि नेहरू और पटेल की आयु के बीच 14 से 15 साल का अंतर था। उम्र में 6 साल का फर्क कोई ज्यादा नहीं होता, इसलिए गांधी और पटेल के बीच दोस्ताना बर्ताव था। पटेल लंदन के उसी लॉ कॉलेज मिडल टेम्पल से बैरिस्टर बनकर भारत वापस लौटे, जिससे जिन्ना, गांधी और पटेल जी के बड़े भाई विट्ठल भाई पटेल ने और नेहरू ने बैरिस्टर की डिग्रियां ली थीं। उन दिनों वल्लभ भाई पटेल गुजरात के सबसे महंगे वकीलों में से एक हुआ करते थे। पटेल जी ने पहली बार वर्ष 1916 में गांधी को गुजरात क्लब में देखा था। गांधी साउथ अफ्रीका में अपनी जीत के झंडे गाड़ने के बाद पहली बार गुजरात आए थे। देश में जगह जगह उनका स्वागत हो रहा था। उन्हें कुछ लोग महात्मा भी कहने लगे थे, लेकिन पटेल गांधी के इस महात्मापन से जरा भी प्रभावित नहीं थे। उनके विचारों से बहुत उत्साहित नहीं थे। पटेल कहते थे, हमारे देश में पहले से महात्माओं की कमी नहीं है, हमें कोई काम करने वाला चाहिए। बात है वर्ष 1916 की, जब गर्मियों में गांधी गुजरात क्लब में आए। उस समय पटेल अपने साथी वकील गणेश वासुदेव मावलंकर के साथ ब्रिज खेल रहे थे। मावलंकर गांधी से बहुत प्रभावित थे। वह गांधी से मिलने को आगे बढ़े। पटेल ने हंसते हुए कहा, मैं अभी से बता दूं कि वह तुमसे क्या पूछेगा। वह पूछेगा, गेहूं से छोटे कंकड़ निकालना जानते हो कि नहीं। फिर वह बताएगा कि इससे देश को आजादी किन तरीकों से मिल सकती है। लेकिन बहुत ही जल्द पटेल की गांधी को लेकर धारणा बदल गई। चंपारण में गांधी के जादू का उन पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा। वह गांधी से जुड़ गए। खेड़ा का आंदोलन हुआ तो पटेल गांधी के और करीब आ गए। असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो पटेल अपनी दौड़ती हुई वकालत छोड़कर पक्के गांधी भक्त बन गए। और उसके बाद हुआ बरदौली सत्याग्रह, जिसमें पटेल पहली बार सारे देश में मशहूर हो गए, जिसमें एक प्रमुख किसान आंदोलन भी था। प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की बढ़ोतरी कर दी। पटेल इस आंदोलन के नेता बने और ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। इसी आंदोलन के बाद पटेल को गुजरात की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी। 1931 के कांग्रेस के कराची अधिवेशन में पटेल पहली और आखिरी बार पार्टी के अध्यक्ष चुने गए। पहली बार भी गुजरात के सरदार से देश के सरदार बन गए। देश को 15 अगस्त 1947 को आजाद होना था, लेकिन उससे 1 साल पहले ब्रिटेन ने भारतीय हाथों में सत्ता सौंप दी थी। अंतरिम सरकार बननी थी। तय हुआ था कांग्रेस का अध्यक्ष ही प्रधानमंत्री बनेगा। उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वे पिछले 6 साल से इस पद पर थे। अब उनके जाने का समय आ गया था। अब तक गांधी नेहरू के हाथ में कांग्रेस की कमान देने का मन बना चुके थे। 20 अप्रैल 1946 को उन्होंने मौलाना को पत्र लिखकर कहा कि वह एक वक्तव्य जारी करें कि वह अब अध्यक्ष पद पर नहीं रहना चाहते। गांधी ने बिना लाग लपेट के एहसास करा दिया कि अगर इस बार मुझसे राय मांगी गई तो मैं जवाहरलाल नेहरू को ही पसंद करूंगा। इस पत्र के बाद पूरे देश में खबर फैल गई कि गांधी नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं।
29 अप्रैल 1946 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पार्टी का नया अध्यक्ष चुना जाना था, जिसे कुछ महीने बाद ही अंतरिम सरकार में भारत का प्रधानमंत्री बनना था। इस बैठक में महात्मा गांधी के अलावा नेहरू, सरदार पटेल, आचार्य कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद खान, अब्दुल गफ्फार खान के साथ कई बड़े कांग्रेसी नेता शामिल थे। कमरे में बैठा हर व्यक्ति जानता था कि गांधी नेहरू को अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। परंपरा के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा किया जाना था। 15 में से 12 भारतीय कांग्रेस कमेटियों ने सरदार पटेल का नाम प्रस्तावित किया था। बची हुई 3 कमेटियों ने आचार्य जेबी कृपलानी और सीतारमैया का नाम प्रस्तावित किया। किसी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष पद के लिए नेहरू का नाम प्रस्तावित किया, जबकि सारी कमेटियां अच्छी तरह जानती थीं कि गांधी नेहरू को चौथी बार अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। पार्टी के महासचिव कृपलानी ने पीसीसी के चुनाव की पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने कृपलानी की तरफ देखा। कृपलानी समझ गए कि गांधी क्या चाहते हैं। उन्होंने नया प्रस्ताव तैयार कर नेहरू का नाम प्रस्तावित किया। उस पर सबने दस्तखत किए। पटेल ने भी दस्तखत किए, जबकि पटेल स्वयं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार थे। नेहरू तभी निर्विरोध अध्यक्ष चुने जा सकते थे जब पटेल अपना नाम वापस लें। इधर कृपलानी ने एक कागज पर पटेल के नाम वापसी की अर्जी को पटेल की तरफ बढ़ा दिया, क्योंकि गांधी चाहते हैं कि नेहरू अध्यक्ष बने, इसलिए आप अपना नाम वापस लेने के कागज पर हस्ताक्षर कर दें। लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने दस्तखत नहीं किए और उन्होंने ये पर्ची गांधी की तरफ बढ़ा दी। गांधी ने नेहरू की तरफ देखा और कहा, जवाहर, वर्किंग कमेटी के अलावा किसी भी प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने तुम्हारा नाम नहीं सुझाया है, तुम्हारा क्या कहना है? नेहरू खामोश रहे। वहां बैठे सारे लोग शांत थे। गांधी को शायद ये उम्मीद थी कि नेहरू कहेंगे कि ठीक है, आप पटेल को मौका दें, लेकिन नेहरू ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अब अंतिम फैसला गांधी के हाथों में था। गांधी ने वो कागज पटेल को वापस लौटा दिया। इस बार सरदार ने उस पर दस्तखत कर दिए। कृपलानी ने ऐलान किया कि नेहरू निर्विरोध अध्यक्ष चुने जाते हैं। कृपलानी ने अपनी किताब गांधी हिज लाइफ एंड थॉट्स में इस पूरी घटना का विस्तार में जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है, मेरा इस तरह हस्तक्षेप करना पटेल को अच्छा नहीं लगा। पार्टी का महासचिव होने के नाते मैं गांधी की मर्जी का काम कर रहा था और उस वक्त मुझे यह बहुत बड़ी चीज नहीं लगी। आखिर यह अध्यक्ष का ही तो चुनाव था। मुझे लगा अभी बहुत सी लड़ाई सामने है, लेकिन भविष्य कौन जानता है। लेकिन सवाल उठता है कि गांधी ने आखिर ऐसा क्यों किया। दरअसल यह महात्मा गांधी ही कर सकते थे। कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनेगा, यह फैसला एक ऐसा आदमी कर रहा था जो 12 साल पहले ही कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे चुका था। लेकिन कांग्रेसियों के लिए यह बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि साल 1936 से 1939 के बाद ये चौथा मौका था जब पटेल ने गांधी जी के कहने पर अध्यक्ष पद से अपना नामांकन वापस लिया था। इधर राजेंद्र प्रसाद जी ने गांधी से कहा कि मुझे डर है कि नेहरू अंग्रेजों के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। राजेंद्र बाबू की यह प्रक्रिया देखकर गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद जी की सराहना करते हुए कहा कि आने वाली सारी समस्याओं का सामना करने के लिए नेहरू तैयार है। लेकिन इतने विरोध के बावजूद गांधी ने पटेल की जगह नेहरू को ही क्यों चुना? जैसे कि गांधी ने कहा था कि उनके पास कई सारी वजह हैं, लेकिन बेवजह ना किसी ने उनसे पूछा, ना उन्होंने किसी को ये बताया, और ना ही किसी कांग्रेसी में ये हिम्मत थी कि बापू से ये पूछे कि सरदार पटेल जैसे योग्य नेता को छोड़कर आपने नेहरू को ही क्यों चुना। सब जानते थे कि पटेल के पांव जमीन पर मजबूती से स्थापित हैं। विंजिन्ना जैसे लोगों से उन्हीं के जुबान में मोल भाव कर सकते हैं। उनसे जब पत्रकार दुर्गादास ने सवाल पूछा तो गांधी ने माना कि बतौर कांग्रेस अध्यक्ष पटेल एक बेहतर नेगोशिएटर और ऑर्गेनाइजर हो सकते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि नेहरू को सरकार का नेतृत्व करना चाहिए। जब दुर्गादास ने गांधी से पूछा कि आप ये गुण पटेल में क्यों नहीं पाते, तो इस पर गांधी ने हंसते हुए कहा कि जवाहर हमारे कैंप में अकेला अंग्रेज है। गांधी को लगा कि दुर्गादास उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है, तो उन्होंने कहा जवाहर दूसरे नंबर पर आने के लिए कभी तैयार नहीं होंगे। वे अंतरराष्ट्रीय विषयों को पटेल के मुकाबले अच्छे से समझते हैं, वह इसमें अच्छी भूमिका निभा सकते हैं। यह दोनों सरकारी बैलगाड़ी को खींचने के लिए 2 बैल हैं। इसमें अंतरराष्ट्रीय कार्यों के लिए नेहरू और राष्ट्रीय कार्यों के लिए पटेल होंगे। दोनों गाड़ी अच्छी खींच लेंगे।
गांधी के इस प्रेस इंटरव्यू से दो बातें निकलकर सामने आई। एक यह है कि नेहरू नंबर 2 नहीं होना चाहते थे, जबकि गांधी को भरोसा था कि पटेल को नंबर 2 होने में कोई ऐतराज नहीं होगा। और वाकई ऐसा ही हुआ, क्योंकि पटेल मुंह फुलाने की बजाय एक हफ्ते के अंदर फिर न केवल सामान्य ही हो गए, बल्कि हंसी मजाक करने लगे। उनकी बातों पर हंसने वालों में खुद गांधी भी शामिल थे। दूसरी बात यह है कि गांधी को लगता है कि अंग्रेजी हुकूमत के अंत के बाद, सत्ता हस्तांतरण के बाद नेहरू पटेल के मुकाबले ज्यादा अच्छे से सत्ता संभाल सकते हैं। महात्मा गांधी ने एक मौके पर कहा था कि जब अंग्रेजों से सत्ता का हस्तांतरण हो रहा हो, तब कोई दूसरा व्यक्ति नेहरू की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि नेहरू अंग्रेजों के साथ रहे हैं और वह अंग्रेजों को अच्छे से समझते हैं। यहाँ गांधी सही थे। बाहर की दुनिया में नेहरू का नाम आजादी की लड़ाई में गांधी के बाद दूसरे नंबर पर था, बल्कि अमेरिका भी नेहरू को महात्मा गांधी का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानते थे, जबकि पटेल के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं था। पटेल को शायद ही कोई विदेशी गांधी का उत्तराधिकारी मानता हो। लंदन के बुद्धिजीवियों के बीच नेहरू की चर्चा होती थी। तमाम वायसराय और चित्र समेत कई अंग्रेज अफसर नेहरू के दोस्त थे। उनसे नेहरू की निजी बातचीत होती थी। नेहरू और पटेल में और भी बड़े अंतर थे, जो राजनीति में बहुत मायने रखते थे। नेहरू एक आकर्षक व्यक्ति वाले थे और उन्हें अंग्रेजी और हिंदी बोलने और लिखने की कमाल की महारत हासिल थी। वे उदार थे और उनका खुलापन उन्हें लोकप्रिय बनाता था। वे भावुक और सौंदर्य प्रेमी थे, जो किसी को भी लुभा सकते थे। इसके उलट पटेल सख्त और थोड़े रूखे थे। वे व्यवहार कुशल तो थे, लेकिन मुंहफट थे। पटेल के हिसाब किताब में माहिर होने और जोड़ तोड़ की कला की बराबरी नेहरू नहीं कर सकते थे। एक बार जब नेहरू जेल गए तो वह एक कोठरी में अकेले ही बैठे रहे और उन्होंने उस समय अपनी डिस्कवरी ऑफ इंडिया जैसी किताबों में ही समय बिताया। वहीं पटेल राजनीतिक तंत्र का हर पुर्जा पहचानते थे। वे जोड़ तोड़ करने में माहिर थे। यही वजह थी कि प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों ने 15 में से 12 कमेटियों का समर्थन पटेल जी को मिला। नेहरू कमाल के वक्ता थे, जबकि पटेल को भाषणबाजी से चिढ़ थी। वे दिल से साफ साफ बोलते थे, इसलिए देश का एक दूसरा वर्ग उन्हें पसंद नहीं करता था। नेहरू समाजवाद के मसीहा थे, तो पार्टी के लिए चंदा इकट्ठा करने वाले पूंजीवादियों के संरक्षक। नेहरू आधुनिक हिंदुस्तान और धर्मनिरपेक्ष भारत का सपना देखते थे, तो पटेल राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखते थे और हिंदू परंपरा को लेकर उनके मन में कोमल भावनाएं थीं, जो वक्त बेवक्त उन्हें उत्तेजित कर देती थीं। नेहरू में एक पहली राजनीतिक अंतर्दृष्टि थी, बावजूद इसके वे स्वाभाविक रूप से भावुक और जरूरत से ज्यादा कल्पनाशील थे।